हेलो बच्चों, आई एम सुमन सर फ्रॉम कंटिन्यूस स्टडी पॉइंट। पिछला वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर का भी डिस्कस हो चुका है, जीरो ऑर्डर का भी डिस्कस हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाते हैं। इसमें देखते हैं क्या क्या नेक्स्ट टॉपिक आ सकता है। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें फर्स्ट देखते हैं मोलिकुलरिटी किसे कहते हैं। ठीक है, एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह हम लोग ऑर्डर के बारे में देखते हैं उसी तरह हम लोग मोलिकुलरिटी के बारे में देखेंगे एक्चुअली क्या होता है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं पहला टॉपिक है मोलिकुलरिटी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहां से आपसे पूछेगा मोलिकुलरिटी क्या होता है। तो मोलिकुलरिटी जो होता है एक्चुअली होता क्या है, कोई भी रिएक्टेंट यदि प्रोडक्ट बना रहा है, सिंपल रिएक्शन होना चाहिए, सिंगल स्टेप में होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा स्टेप में हो तो इसका ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता है, इसको हम लोग नहीं निकालने का कोशिश करते। यदि क्वेश्चन में दे दे तो फिर हम स्लोएस्ट स्टेप से आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं मोलिकुलरिटी क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज, इसको हम लोग डिफाइंड करते हैं। इट इज डिफाइंड एज number of reactant, number of molecules भी हो सकता है या एटम of reactant in simple reaction is called मोलिक्युलरिटी। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलिक्युलरिटी बोलेंगे। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होता है। तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स या एटम हो या मोलिक्यूल्स हो, केवल हम लोग रिएक्टेंट को देखते हैं और केवल सिंपल रिएक्शन में डिफाइंड होता है। तो हम लोग जब भी सिंपल रिएक्शन का चर्चा करेंगे उसमें हम लोग देख पाएंगे मोलिकुलरिटी क्या होता है। इसको जनरली हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। पहला, अब अगर सिंपल रिएक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एग्जांपल लेने का कोशिश कर रहे हैं। अगर सिंपल रिएक्शन है तो मान लीजिए यहां पर दे दिया है PCl5 प्लस Cl2 और बना रहा है PCl, यहां पर 3 लीजिए, यहां पर PCl3 और यहां पर बना रहा है मान लीजिए PCl5। तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहां आप आसानी से हम लोग देख सकते हैं, एक सिंपल रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है और आसानी से प्रोडक्ट बनाया है। तो इस तरह का रिएक्शन में डायरेक्ट हम लोग मोलिकुलरिटी लिख देंगे। यहां से हम लोगों को डायरेक्ट मोलिकुलरिटी पता चल जाएगा और मोलिकुलरिटी यहां से कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, इसको बाय मोलिकुलर रिएक्शन भी बोल सकते हैं, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी होता है। तो डिपेंड करता है कितना मोलिकुलरिटी होगा। ठीक है, यदि मान लीजिए आपका मोलिकुलरिटी 1 आ गया तो इसको बोलेंगे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो इसी तरह हम लोग इसका नाम दे सकते हैं। उसी तरह अगर m बराबर 2 आ जाए तो इसको बोलते हैं बायमोलिकुलर रिएक्शन। तो इसको हम लोग जानेंगे बायमोलिकुलर रिएक्शन। तो यहां से हम लोग देख पाए कि नाम चेंज हो सकता है। यूनिमोलिकुलर किसको बोलेंगे, बायमोलिकुलर किसको बोलेंगे, ट्राइमोलिकुलर किसको बोलेंगे, डिपेंड करता है m पे। ठीक है, m क्या है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स जो पार्टिसिपेट कर रहा है सिंपल रिएक्शन में, जो प्रेजेंट है सिंपल रिएक्शन में, दैट इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग मोलिकुलरिटी बोलते हैं। अब ध्यान देने वाला बात है, अगर इसको मोलिकुलरिटी बोलते हैं और सिंपल रिएक्शन है, यदि आपसे कंप्लेक्स रिएक्शन आ जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है कंप्लेक्स रिएक्शन। फॉर कंप्लेक्स रिएक्शन, तो कंप्लेक्स रिएक्शन में जनरली कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता है। देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ मोलिकुलरिटी।
इसमें जनरली कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होता है, इसको नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि इसका एक्चुअल कोई मोलिकुलरिटी नहीं हो सकता यदि रिएक्शन कैसा हो, कॉम्प्लेक्स हो। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन में गिवन है, दे दिया गया है, तब हमेशा हम लोग क्या करेंगे, मोलिकुलरिटी विल बी रिटर्न। अगर आपको मोलिकुलरिटी लिखना होगा बाय स्लोएस्ट स्टेप, अगर बाय चांस आपको दे दिया जाए मोलिकुलरिटी लिखने और सिंपल रिएक्शन हो तो कोई दिक्कत नहीं था, यदि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो तो उसमें कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, मतलब उसको आप नहीं निकाल सकते। बाय चांस यदि क्वेश्चन दे दिया है तो आपको बना सकते हैं, तो उसमें देखेंगे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है। तो चलिए एक एग्जांपल देखने का कोशिश करते हैं, जिसका मतलब है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे लागू होगा। तो यहां एक एग्जांपल देखते हैं। जनरली हम लोग देखेंगे H2O2 2 मोल लीजिएगा तो यहां बनाएगा H2O प्लस यहां बनाएगा O2। तो अगर रियल में इसको देखिएगा तो इसका ऑर्डर 2 आना चाहिए, लेकिन जनरली सिंगल स्टेप नहीं होता, इसका मैकेनिज्म होता है और मैकेनिज्म के बाद ही पता चलेगा रिएक्शन क्या घटना होगा, क्योंकि मैकेनिज्म में ही पता चलता है। इसका 2 स्टेप मैकेनिज्म होगा। ये फर्स्ट स्टेप का जो मैकेनिज्म होता है, यहां से होता है H2O2 टूट के बनाता है H2O प्लस यहां बनाता है O। ठीक है, ये आपका रिएक्शन मेन हो गया और ये वाला पार्ट आपका स्लोएस्ट स्टेप कहलाता है। फिर क्या करता है, दूसरा वाला पार्ट H2O2 रिएक्शन O से करके यहां पर बनाएगा H2O प्लस यहां बनाएगा O2, और यहां वाला रिएक्शन फास्ट रिएक्शन होता है। तो हमेशा जब भी H2O2 वाटर फॉर्म करता है और ऑक्सीजन फॉर्म करता है तो हमेशा इसका मैकेनिज्म 2 स्टेप में चलता है, एक स्लोएस्ट स्टेप हो गया और एक फास्ट स्टेप हो गया। तो जनरली जब इस तरह का मैकेनिज्म हो तो हमेशा हम यहां से सबसे पहले रेट इक्वेशन भी लिख सकते हैं आराम से। तो हम लोग यहां से बहुत सारा चीज हम निकाल सकते हैं। अगर रेट इक्वेशन आपको बोल दे तो रेट इक्वेशन इक्वल टू क्या होगा, के होगा, और केवल स्लोएस्ट को लेना है तो यहां पर H2O2 आ गया, तो ऑर्डर कितना हो गया, 1। तो यहां से जनरली अगर आप ऑर्डर देखने जाइएगा तो कितना हो गया, 1 हो गया। और मोलिकुलरिटी अगर देखने जाइएगा तो मोलिकुलरिटी भी केवल किस स्टेप का देखें, स्लोएस्ट, केवल कितना है, तो यहां m का वैल्यू भी कितना आ गया, 1 आ गया। तो जनरली हम लोग जब भी चर्चा करेंगे मोलिकुलरिटी का, 2 तरह का रिएक्शन आपसे आइडेंटिफाई करवा सकता है। यदि सिंपल रिएक्शन है तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, मोलिकुलरिटी लिख सकते हैं। बाद बाकी अगर कॉम्प्लेक्स है तो हमेशा क्या करेंगे, हम लोगों को देखना होगा कौन सा स्टेप स्लो है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोलिकुलरिटी जब भी होगा हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, जीरो नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। तो ओनली क्या होगा, मोलिकुलरिटी ठीक है, मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। यहां से हमको पता चल गया पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। मतलब m का वैल्यू आपका पॉजिटिव हो सकता है, m का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है, m का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है, m का वैल्यू आपका फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि मोलिकुलरिटी कभी भी 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि कोलाइड करेगा, और जब कोई चीज कोलाइड करेगा तभी प्रोडक्ट बनाएगा। कोलाइड मतलब टक्कर मारेगा। तो हम लोग जब निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, जब हम लोग दिमाग लगाते हैं, तो 4 मॉलिक्यूल्स का कोलिजन जब होता है तो ऑटोमेटिक सब एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाता है। 3 बॉल यदि कोलाइड करिएगा तो सब एक दूसरे को करेगा, म्यूचुअली कोलाइड करेगा। तो यहां पर जब हम लोग देखेंगे मोलिकुलरिटी, तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि मोलिकुलरिटी जो होता है कैन नेवर बी मोर देन 4, 4 से ज्यादा, मोर देन 3, मोर देन 3 लिखिए, 4 तो हो ही नहीं सकता है। तो मतलब मोलिकुलरिटी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा,
3 होगा, और इससे कम हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन मोलिकुलरिटी कभी भी 4 नहीं हो सकता है। 4 इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोई भी 4 चीज एक साथ कोलाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कोलिजन पे। तो कोलिजन के अकॉर्डिंग मोलिकुलरिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं। सिंपल रिएक्शन हो तो डायरेक्ट लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो तो स्लोएस्ट से लिखेंगे, और एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, कभी भी इसका वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता और फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, और मोलिकुलरिटी कभी भी 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो यहां के बाद हम लोग चलेंगे, अगला टॉपिक देखते हैं क्या हो सकता है। तो हम लोग डिफाइन कर लिए मोलिकुलरिटी क्या होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, देखते हैं। तो फिर हम लोग देखेंगे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो सकता है। तो चलिए फिर हम लोग आगे का धीरे धीरे टॉपिक करके आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। तो हम लोग को अब देखना है कि स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो सकता है। तो जब हम लोग देखेंगे, यहां से पता करने का कोशिश करेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो उसको स्यूडो यूनिमोलिकुलर भी बोल सकते हैं, बायोमोलिकुलर भी बोल सकते हैं, डिपेंड करेगा कि उसका नेचर क्या होगा। तो यहां से हम लोग देखेंगे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो स्यूडो रिएक्शन क्या होता है इसको देखेंगे। स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगा। तो ऑर्डर अगर नहीं भी लिखना है तो यहां पर स्यूडो रिएक्शन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग देखने का कोशिश करते हैं कि स्यूडो रिएक्शन किसे कहेंगे। ऐसा रिएक्शन जिसमें एक्चुअल जो है, एक्चुअल रेट जो आ रहा है, एक्चुअल ऑर्डर, एक्चुअल कुछ भी घटना हो सकता है। तो एक्चुअल जो होगा, एक्सपेक्टेड जो जनरली हम लोग जानते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेड रेट लॉ से डिफरेंट हो जाए, दैट इज कॉल्ड स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, उसको बोलते हैं। तो वहां से हम लोग कोशिश करेंगे देखने का कि स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, तो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा। रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हो सकता है, रिएक्शन हुज एक्चुअल ऑर्डर, हुज रिएक्शन हुज एक्चुअल ऑर्डर इज डिफरेंट from expected order from rate law equation is called pseudo reaction। इसको कौन सा रिएक्शन बोलिएगा, स्यूडो रिएक्शन इसको बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं कि स्यूडो किसको बोलेंगे। तो स्यूडो में क्या होगा, जो आप एक्चुअल आएगा, जो भी एक्चुअल आएगा, जो आप पहले से कोशिश करिएगा, ट्राई करके पहले से जो आप जान रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैच नहीं करे, तो दैट इज कॉल्ड स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। वही लिखे हैं कि जिसका एक्चुअल ऑर्डर डिफरेंट हो एक्सपेक्टेड ऑर्डर से, दोनों मैच नहीं करे, दैट इज कॉल्ड स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। अगर मान लीजिए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग यहां से देखेंगे तो स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी बोल सकते हैं। यदि मान लीजिए मोलिकुलरिटी तो डिफरेंट हो जाएगा, एटोमेटिक मोलिकुलरिटी तो हमेशा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, तो उसको तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, देखेंगे, कुछ दिमाग लगाने का कोशिश करते हैं। तो हमेशा क्या देखा गया इन लैब में,
देखा गया, या इन एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया, जब भी आप एक्सपेरिमेंट करिएगा, लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करिएगा, तो एक्सपेरिमेंट में क्या पाया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जिस चीज का कंसंट्रेशन, जो भी कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट एक्सेस था, उसका रेट पे डिपेंडेंस खत्म हो रहा था। मतलब रेट कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। यहां लिखते हैं, इफ एनी reactant in excess amount, अगर कोई भी रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में हो, उस समय देखिएगा क्या घटना होगा, एक्सेस अमाउंट में हो, देन रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड on concentration of excess reactant, उसका कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। जिस चीज को आप एक्सेस लीजिएगा, लैब में देखा गया, मतलब एक्सपेरिमेंट किया गया, ऐसा घटना हुआ। इसीलिए इसमें समस्या आ रहा है कि जब हम लोग एक्सपेक्टेड और एक्चुअल ऑर्डर में डिफरेंस आएगा, मतलब एक्चुअल ऑर्डर, ध्यान से देखिएगा, एक्चुअल ऑर्डर कभी भी बराबर नहीं होगा एक्सपेक्टेड ऑर्डर। यहां पर भी एक समस्या आ गया, एक्चुअल ऑर्डर एक्सपेक्टेड ऑर्डर के बराबर नहीं आया। इस घटना को हम लोग बोलेंगे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन या स्यूडो रिएक्शन का ही नेचर होता है, पहला काम। दूसरा, मोलिकुलरिटी भी चेक करेंगे। तो मोलिकुलरिटी तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है, इसका मतलब है यहां पर ऑर्डर भी बराबर नहीं होगा मोलिकुलरिटी का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग इसको देखने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग जब देखेंगे तो कुछ डिफरेंट यहां पर जनरेट होगा कि ऑर्डर और मोलिकुलरिटी भी मैच नहीं करेगा, यहां पर कुछ अजीब घटना होने लगेगा। तो देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और समझने का कोशिश करते हैं क्या हो सकता है। हाइड्रोलाइसिस, यहां एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस का मतलब वाटर से आप रिएक्शन करा रहे हैं। तो कुछ भी यहां पर लेते हैं, मान लीजिए यहां पर C2H5COO यहां ले लिए हैं, मान लीजिए CH3, और इसका हाइड्रोलाइसिस किससे करा रहे हैं, वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं। और किसके बीच में करा रहे हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, मतलब एसिड के प्रेजेंस में आप कराने का कोशिश कर रहे हैं। तो जब देखा गया कि वाटर एक्सेस अमाउंट में लिया गया, वाटर किस अमाउंट में लिया गया, वाटर को यहां पर एक्सेस अमाउंट में लिया गया। जब वाटर एक्सेस अमाउंट में लिया गया तो कुछ नेचर चेंज हो गया कि इस पे डिपेंडेंस था ही नहीं। तो दोनों ऑर्डर हम लिखते हैं यहां से एक्सपेक्टेड। आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड रेट लो, रेट लॉ। यहां पर देखा गया एक्सपेक्टेड रेट लॉ में क्या देखा गया, हम लोग तो पहले से जो जानते हैं उसको लिख दिए। तो R इक्वल टू यहां लिख सकते हैं K, और यहां पर जो भी वैल्यू आया है C2H5 जो भी आया है, यहां पर हम लोग लिख देंगे C2H5COO, यहां पर आ गया CH3, और आप यहां पर वाटर भी लिख सकते हैं, लिख दिए वाटर। इधर कुछ प्रोडक्ट बना है। जब हम लोग इसको देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो यहां पर मोलिकुलरिटी अगर पूछा जाए तो आपका 2 आएगा, और ऑर्डर भी अगर पूछा जाए तो 2 आएगा। यहां दोनों मैच किया, कोई दिक्कत नहीं है। मोलिकुलरिटी तो कभी चेंज नहीं होगा, जो भी है वहां। लेकिन जब आप ऑब्जर्व रेट लो, जब आप एक्सपेरिमेंट किए तो फिर ऑब्जर्व रेट लॉ देखने के लिए गए, तो फिर क्या देखे वहां पर कि रेट जो है केवल डिपेंडेंस था C2H5COO CH3
और यहां पर वाटर पे डिपेंडेंस था नहीं, तो वाटर को नहीं लिए, तो इसके अकॉर्डिंग मोलिकुलरिटी तो आपका 2 रहेगा। मोलिकुलरिटी तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट है वही रहेगा, लेकिन ऑर्डर जो है आपका n का वैल्यू अब 1 आने लगा। इसी तरह का रिएक्शन जिसमें एक्सपेक्टेड रेट लॉ और ऑब्जर्व्ड रेट लॉ डिपेंडेंट नहीं हो, डिफरेंट हो जाए, तो यहां m और n मैच किया लेकिन यहां m और n डिफरेंट डिफरेंट हो, इस तरह का घटना जब भी होगा, इस तरह का रिएक्शन को बोलेंगे स्यूडो रिएक्शन। ठीक है, तो स्यूडो रिएक्शन का खास बात होता है इसी तरह का घटना आपका होगा। अब चलते हैं, n का वैल्यू 1 है तो इसको बोलेंगे स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, स्यूडो बायोमोलिकुलर रिएक्शन। डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन आपके पास हो सकता है, तो इसमें यूनि है, एक है, तो इसको लिखेंगे स्यूडो, तो इसका नाम हो जाएगा स्यूडो यूनी मोलिक्यूलर रिएक्शन, तो इसको बोलेंगे स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अगर n का वैल्यू 2 आता तो बायोमोलिकुलर रिएक्शन होता, तो इसी तरह का रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। पकड़ में आ गया होगा आसानी से। स्यूडो रिएक्शन किसको बोलेंगे? जो आप एक्सपेक्ट कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग मैच नहीं करे तो उसी को बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। और क्यों ऐसा घटना हुआ? क्योंकि जिस चीज को एक्सेस में लेते हैं उस पर रेट डिपेंडेंट नहीं करता है, रेट डिपेंड नहीं करता है, इस तरह का रिएक्शन को बोलेंगे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इसके बाद वाला टॉपिक लेते हैं और देखने का कोशिश करते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे तो हम लोग जब यहां से देखे स्यूडो देखे, इसके बाद मोलिकुलरिटी देखे और सारा वैल्यू जब देखे तो कुछ ना कुछ हम लोग पाए कि यूनिमोलिकुलर क्या होता है, वहां पर देखे, फिर स्यूडो यूनिमोलिकुलर क्या होता है उसको भी हम लोग देख पाए। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं समझने का कि यदि आपके पास nth ऑर्डर दे दे, क्या दे दे? nth ऑर्डर दे दे, तो यहां से डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ध्यान से देखिएगा, हम लोग चलते हैं, कोशिश करते हैं इंटीग्रेटेड इक्वेशन। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन पूछ दिया है इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर, फॉर nth ऑर्डर के लिए यदि पूछे तो हम तो पूरा इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, आप लोग भी कीजिएगा, हम डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे, घर पे आप ट्राई कीजिएगा। तो यहां पर मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कौन सा ऑर्डर होगा, एज्यूम nth ऑर्डर रिएक्शन मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं nth ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां हम लोग पहले भी देखे थे R था, R से हम लोग क्या बना रहे थे? प्रोडक्ट बना रहे थे। और जब टाइम को आप 0 लिए थे तो यहां पर वैल्यू था R0 था और R0 का वैल्यू A था। टाइम t पर क्या था? RT था और RT का वैल्यू था A माइनस x। और यहां पर 0 था और यहां पर x था, इस तरह एज्यूम करते थे। और यहां से रेट लॉ लिखेंगे, तो यहां से जब रेट लॉ लिखिएगा तो R इक्वल टू के आएगा और A पर पावर, इस बार nth ऑर्डर है तो nth ऑर्डर लेना होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगर आपसे यहां रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखना हो, डायरेक्ट अगर जनरल फार्मूला से रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो उसको भी आप आसानी से लिख सकते हैं। तो R इक्वल टू आ जाएगा माइनस, यहां पर आ जाएगा dr डिवाइडेड बाय dt, इसको इक्वेशन मान लेते हैं सेकेंड। तो यहां से जब हम लोग देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से वी गेट, तो इसको फिर वही करते हैं, यहां पर आ जाएगा k, a पर पावर n, यहां माइनस, यहां आ जाएगा dr डिवाइडेड बाय dt। इसको क्रॉस कर दीजिए, यहां पर आ जाएगा kt और यहां पर आ जाएगा d
और यहाँ r डिवाइडेड बाय, यहाँ पर r ही लेना होगा, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया है, a ले लिए हैं, तो यहाँ पर r था तो r ही लेंगे, तो यहाँ पर भी r आएगा, तो यहाँ पर r पर पावर कितना आ गया, n। अगर इसको आप इंटीग्रेशन करिएगा, इंटीग्रेटेड करिएगा, इंटीग्रेट कर दीजिएगा बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, अगर आप इसको इंटीग्रेशन करिएगा तो इससे क्या फायदा होगा, इंटीग्रेटेड इक्वेशन आ जाएगा, लिमिट वही पुट करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा 0 से t और यहां आ जाएगा kt, और यहां आ जाएगा इंटीग्रेशन, तो यहां माइनस तो लगेगा, तो यहां आ जाएगा आपका dr डिवाइडेड बाय r पर पावर n, यहां पर आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा r नॉट, और यहां पर आ जाएगा आपका r। पहले भी हम लोग देख चुके हैं, इसको आसानी से कर सकते हैं। जब इस पूरा इक्वेशन को आप सॉल्व करिएगा तो आपको एक न्यू इक्वेशन जनरेट होगा, इसको याद करके रखिएगा, kt इक्वल टू 1 बाय n माइनस 1, ब्रैकेट होगा यहां पर 1 बाय r नॉट, यहां पर r नॉट नहीं आएगा, rt आएगा, यहां पर n माइनस 1 बाय, यहां पर आ जाएगा आपका r नॉट n माइनस 1, यही आपका आ गया nth ऑर्डर रिएक्शन। कोई भी nth ऑर्डर रिएक्शन हो, आप आसानी से यहां पर एक फार्मूला आ गया है, तो इसी फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो अगर इसको आप जनरली इस तरह भी लिख सकते हैं, kt बराबर आ जाएगा 1 n माइनस 1, यहां पर आ जाएगा 1 बाय a माइनस एक्स पर पावर n माइनस 1 माइनस 1 बाय a पर पावर n माइनस 1। तो इसी इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे nth ऑर्डर इक्वेशन, इंटीग्रेटेड इक्वेशन nth ऑर्डर के लिए। बस एक जगह इसका यूज नहीं करेंगे, सेकेंड ऑर्डर के लिए लगा सकते हैं, थर्ड ऑर्डर के लिए लगा सकते हैं, n का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, नया इक्वेशन आएगा। इट इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज नॉट एप्लीकेबल, इसको हम लोग एप्लीकेबल नहीं मानेंगे, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि n का वैल्यू यदि 1 पुट करिएगा इन्फिनाइट आ जाएगा, क्योंकि n बराबर यदि 1 पुट करिएगा तो n माइनस 1 का वैल्यू आपका इन्फिनाइट आ जाएगा, यही समस्या है। यहां पर 0 आएगा, तो 0 जब आएगा तो यहां पर n माइनस 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, n माइनस 1 का वैल्यू 0, तो डिवाइड करिएगा इन्फिनाइट देगा, इसीलिए हम इसका यूज नहीं करते हैं। बाद बाकी आप कहीं भी यूज इसका कर सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हाफ लाइफ। अगर इसका आप हाफ लाइफ देखने का कोशिश करिएगा तो हाफ लाइफ भी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो हाफ लाइफ में वही टी हाफ लाइफ पुट करिएगा, एटी के जगह आप क्या आरटी के जगह a/2 रख दीजिएगा, सॉल्व करिएगा तो यहां कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो इसका जो वैल्यू आता है, टी हाफ लाइफ का वैल्यू आता है 2 पर पावर n माइनस 1, यहां माइनस 1, यहां आ जाएगा आपका k n माइनस 1, और यहां पर आ जाएगा a पर पावर n माइनस 1। यही आपका हाफ लाइफ का फॉर्मूला आएगा nth ऑर्डर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ध्यान से देखिएगा, 2 कांस्टेंट, ऑर्डर भी कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट, 1 भी कांस्टेंट, केवल a वेरिएबल है। तो अगर हम बोल दें nth ऑर्डर का कोई भी हाफ लाइफ डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पे, तो हम लोग यहां से ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो यहां से हम लोग सीखे फॉर nth ऑर्डर, तो यहां से अगर देखिएगा nth ऑर्डर के लिए, तो हम लोगों को क्या पता चलेगा, t1/2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a पर पावर n माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, ठीक है। यहां से आ गया आपका टी हाफ लाइफ किसी भी चीज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा a पर पावर n माइनस 1। मतलब यहां से हाफ लाइफ जो होगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहां से हाफ लाइफ आपका हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a पर पावर n माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनेगा, राइज हो सकता है
कि हाफ लाइफ किसी भी ऑर्डर का किस पे डिपेंड करता है, तो केवल और केवल a पर पावर n-1 पे डिपेंड करता है। यहां से इक्वेशन से हमको पता चला। अब चलिए इसको देखते हैं। अगर डिपेंडेंट है तो आप यहां से किसी भी चीज का ऑर्डर निकाल सकते हैं, तो आप आसानी से ऑर्डर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में ऑर्डर दे दिया जाए तो आप ऑर्डर यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑर्डर कैलकुलेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप आसानी से ऑर्डर को यहां से लिख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं। यहां a पर पावर n-1 आया। अब जब ट्राई करेंगे तो यहां से हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो हम लोग को अगर 2 हाफ लाइफ दे तो तब भी बना देंगे। तो यहां से आ जाएगा। तो हम लोग यहां से अगर nth ऑर्डर हाफ लाइफ दे, गिवन कंसंट्रेशन दिया हुआ रहे, तो एक इक्वेशन तो आपसे यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। डिफरेंट क्वेश्चन भी यहां से आस्क हो सकता है। तो हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। तो मान लेते हैं अगर आपको यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन, ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। इनिशियल कंसंट्रेशन A1 एंड A2 गिवन है, ठीक है, गिवन है। एंड ऑल्सो हाफ लाइफ 1 एंड हाफ लाइफ 2 गिवन है। मतलब 2 हाफ लाइफ और 2 आपका क्या गिवन है, 2 हाफ लाइफ दे दिया है, 2 इनिशियल कंसंट्रेशन दे दिया है, और इस पे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है। आपसे क्वेश्चन यदि आस्क हो तो आपसे पूछेगा कैलकुलेट एन। कैलकुलेट एन, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर आपसे पूछा है। अगर 2 आपका इनिशियल कुछ भी दे दे, प्रेशर देगा तो प्रेशर एक जगह पी पुट कर दीजिएगा। अब बात आया इसी पे पुट करते हैं, तो यहां से फॉर्मूला आ जाएगा T1/2 1, T1/2, यहां से क्या आ जाएगा 2, लेकिन इनवर्सली है तो रिवर्स होगा। तो ऊपर आ जाएगा आपका A2 डिवाइडेड बाय A1 पर पावर कितना है n-1। इसी फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि गिवन हो, यदि प्रेशर गिवन हो, यदि क्या गिवन हो, प्रेशर गिवन हो, तब भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहां से क्वेश्चन आ जाएगा T1/2, यहां आ जाएगा 1, यहां भी आ जाएगा T1/2, यहां 2 आ जाएगा, और यहां आ जाएगा P2 डिवाइडेड बाय P1 पर पावर n-1। यदि प्रेशर गिवन हो तो प्रेशर से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि आपका 2 हाफ लाइफ गिवन हो तब भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन हो। तो इसका क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा क्लियरेंस होगा, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपको यहां से क्वेश्चन दे दिया, इफ हाफ लाइफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कुछ भी दे देगा, यहां पर कुछ भी दे दिया, 1 m एंड 0.5 m, ठीक है, 2 कंसंट्रेशन दिया गया है। इसका है R 100 सेकेंड, कुछ भी देगा, एंड 200 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट, यहां से कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। यहां से आपसे क्वेश्चन कर रहा है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें आपको 2 इनिशियल कंसंट्रेशन दे दिया है, उसका भी हाफ लाइफ दे दिया है। एक पे कितना है, फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 1.5 दिया है, उस पे भी दे दिया है। तो जो भी क्वेश्चन दिया है हमको 2 इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, और एक अगर आप ध्यान से देखने का कोशिश करिएगा, दूसरा पार्ट में जब देखने का कोशिश करिएगा तो यहां पर आपको पता चलेगा कि आपका 2 हाफ लाइफ और 2 इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं।
यदि आप इसका सॉल्यूशन करने का कोशिश करिएगा तो आपका यहां से A1 है, ये 1m दिया है, A2 है, ये दिया है 0.5m दे दिया है, कुछ भी वैल्यू दिया है। T हाफ लाइफ जो 1 वाला पार्ट है ये आपका कितना दिया है, 100 दिया है, तो यहां पर लिख लेते हैं 100 सेकेंड है। और यहां एक 1/2 है, दूसरा हाफ लाइफ दे दिया है 200 सेकेंड है, मतलब क्वेश्चन में आपको दिया गया है। हम इसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, कोशिश करते हैं समझने का। तो यहां से हम जानते हैं, पहले ही फार्मूला जानते हैं। क्या फार्मूला? इस फार्मूला को तो हमेशा याद रखना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a पर पावर n-1, यही फार्मूला तो मेन है। तो यहां से हम लोग फार्मूला बना लेंगे, 1/2 यहां पर 1 आएगा, यहां पर t 1/2 यहां 2 आएगा, और यहां पर आ जाएगा A2 डिवाइडेड बाय A1 पर पावर n-1। कितना दिया है? 100 डिवाइडेड बाय कितना दिया है? 200। A2 कितना दिया है? 0.5। A1 कितना दिया है? 1 पर पावर n-1। काट दीजिए, 0 0 कैंसिल, यहां पर 5 दूना 10, तो यहां आ जाएगा 1/2, यहां भी आ जाएगा 1/2 पर पावर n-1। बेस, इस पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, यदि बेस सेम हो तो पावर को इक्वल होना पड़ता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं n-1 बराबर 1, तो n बराबर 1 + 1, n बराबर कितना आ गया? 2। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आ गया आपका 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कभी भी यदि हाफ लाइफ गिवन हो तो इस तरह करके आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन एक बार क्वेश्चन एग्जाम सब में पूछ देता है, सिंपल क्वेश्चन ही पूछ देता है, ज्यादा आपको 2 हाफ लाइफ नहीं देके डायरेक्ट आपको कुछ इक्वेशन दे देगा। देखिएगा किस तरह करते हैं हम लोग। जनरली अगर आपसे इक्वेशन दे दे और क्वेश्चन पूछे तब तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर लेते हैं, 2 हाफ लाइफ गिवन हो तब भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से एक क्वेश्चन यहां से और पूछा जा सकता है। किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे आस्क होगा, यहां से पूछ सकता है, देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए हमको बोल दिया है कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आपसे क्वेश्चन यहां से किया है कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इफ, यहां पर दे देगा t 1/2 बराबर दे दिया है कि a पर पावर कुछ भी दे देगा, यहां 4 दे दिया। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यहां से पहले जानते हैं, जनरली जो जानते हैं उसको लिखिए कि t हाफ लाइफ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a पर पावर n-1 होता है। जनरली अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाइएगा तो आप क्या लिखिएगा, k नीचे आ जाएगा a पर पावर n-1, यही मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से आपको पता चल गया। लेकिन हम लोग जब देखते हैं, ध्यान से जब देखिएगा तो यहां और यहां k तो मैच कर गया, नीचे a पर पावर n-1, a पर पावर n-a को a पर पावर 4 के बराबर होना होगा, और बेस सेम है तो n- यहां पर आ जाएगा 4, तो n बराबर यहां क्या आ जाएगा 4 + 1, तो n बराबर यहां क्या आ जाएगा 5। एक जनरल क्वेश्चन लेके आपको समझाने का कोशिश किए कि ऐसा भी आपसे दे सकता है, नीचे कुछ पावर दे दे और पूछे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, तो डिफरेंट क्वेश्चन को हम लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं कोलिजन थ्योरी के साथ। थैंक यू।